हेलो एवरीवन। आज का ये जो लेक्चर है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के ऊपर है, जिसको इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ भी बोला जाता है। शॉर्ट में इसको डीपीएसपी बोला जाता है। तो जहाँ भी मैं डीपीएसपी शब्द का यूज़ करूँ, आप समझ जाना कि मैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कर रहा हूँ। अब ये होता क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व? जब हमारा संविधान बन रहा था तब हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्य के लिए कुछ डायरेक्शंस दिए हैं, मतलब उनको कुछ ऐसा निर्देश दिया है जो कि आने वाले समय में वो धीरे धीरे करके पूरा करेंगे। तो ऐसे निर्देशों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोला जाता है। और इसको इसलिए दिया गया था क्योंकि जब हमारा संविधान बन रहा था तब हमारे पास उतने संसाधन नहीं थे कि हर चीज़ को हम लागू कर पाए, मतलब प्रत्येक व्यवस्था राज्य के अंदर लागू कर पाए, ऐसी हमारे पास संसाधन नहीं थी। जैसे कि समान कार्य समान वेतन हो गया, या सबको रोज़गार देना है तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना। तो ऐसी व्यवस्था को हम लागू नहीं कर पा रहे थे उस टाइम पे, लेकिन संविधान निर्माताओं ने ये सोचा कि अगर फ्यूचर में हमारे पास पैसे आ जाते हैं या हमारे पास पर्याप्त संसाधन हो जाते हैं तो राज्य का ये काम होगा जो आगे आने वाले समय में वो करेंगे। तो उन्हीं को बोला जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखते हैं, ये हमारा 8वां लेक्चर है। इससे पहले हमने बहुत सारे लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। फंडामेंटल राइट्स को मैंने अच्छे तरीके से बताया है और भी बहुत सारे चैप्टर्स मैंने कवर किए हैं, तो जा करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो संविधान में इसका वर्णन आर्टिकल 36 to 51 तक है, 36 से 51 तक अनुच्छेद, और इसको संविधान के भाग 4 में रखा गया है। भाग 4 के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। इससे पहले मैंने बता दिया था कि भाग 1 में संघ और उसका क्षेत्र है, उसके अलावा दूसरा भाग में है नागरिकता, तीसरे भाग में है आपका मूल अधिकार, और चौथे भाग में है आपका फंडामेंटल, चौथे भाग में है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, है ना। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है या डीपीएसपी है या राज्य के निर्देशक तत्व है, इसको हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि हमने अलग अलग जगहों पर अलग अलग जगहों से क्या लिया है, हमारा संविधान का सोर्स लिया है कि हमने उसको फिर मॉडिफाई किया अपने हिसाब से। तो आयरलैंड के संविधान में ये व्यवस्था थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ की, और उसको फिर हमने अपने यहाँ अपनाया है। अब देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताओं के बारे में। इसमें सबसे पहले तो जो आर्टिकल 36 है, मैंने बताया था जैसे कि भाग 4 में दिया हुआ है, तो इसमें राज्य शब्द का वर्णन किया गया है। और राज्य शब्द का इसमें वही वर्णन आपको मिलेगा जो आपको आर्टिकल 12 में मिलेगा, जो मैंने फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में आपको बताया था। जैसे कि राज्य क्या होता है, जो केंद्र सरकार के कार्यकारी संस्थाएं और विधायी संस्थाएं, उसको राज्य बोला जाता है। और राज्य सरकार के अंतर्गत जो कार्यकारी संस्थाएं हैं, विधायी संस्थाएं हैं, उनको राज्य बोला जाता है। और जो पंचायती राज संस्थाएं हैं या अदर संवैधानिक निकाय हैं, उन सबको राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो उन्हीं के लिए क्या है, ये प्रिंसिपल इसमें दिया गया है। तो आर्टिकल 36 में आपको राज्य की परिभाषा इसमें मिलेगी। और ये जो नीति निर्देशक तत्व है, इसका संविधान में वर्णन है, ये भी इसकी विशेषता है। दूसरी विशेषता ये है कि भारत शासन अधिनियम जो आया था 1935, जो मैंने उसमें बताया था वीडियो इससे पहले जो बनाया था कि भारत का संवैधानिक विकास वाले वीडियो में, है ना, तो उसको आप देख सकते हैं। 1935 के अधिनियम में भी एक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलेगा, जिसको निर्देशक तत्व के रूप में रखा गया था, और उसी से मिलता जुलता हुआ ये शब्द है, बोल सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको ऐसे प्रावधान मिलेंगे जो आधुनिक लोकतंत्र बनाने में सहायक हैं, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विषयों पर ज़्यादा जानकारी इसमें मिलती है आप सभी को। और इसकी विशेषता ये भी है कि ये लोक कल्याणकारी राज्य बनाने का प्रयास करता है। अब लोक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट क्या होता है? ऐसा राज्य जो लोगों के कल्याण करने के बारे में सोचता है। मतलब वो केवल पुलिस राज्य नहीं होता है। पुलिस राज्य का मतलब क्या होता है कि केवल जनता का क्या करना, सिक्योरिटी प्रदान करना, उनका
रक्षक के रूप में काम करना, वो पुलिस राज्य होता है। उसके अलावा बाकी काम जो है वो जनता स्वयं करती है। लेकिन जो डीपीएसपी है वो लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है। ऐसा राज्य जो लोगों को विशेष सुविधाएं दे, लोगों के लिए योजनाएं चलाए, ऐसे राज्य की बात करता है। इसके अलावा इसकी विशेषता ये भी है कि ये गैर न्यायोचित है, और गैर न्यायोचित होने के बावजूद आप बोल सकते हैं कि राज्य इसको लागू करता है। तो ये भी इसकी क्या है, विशेषता है। अब इसके बाद देखते हैं इसका वर्गीकरण। अब मूल रूप से तो आप अगर संविधान में देखेंगे तो निदेशक तत्वों का वर्गीकरण आपको प्राप्त नहीं होगा, लेकिन पढ़ने की दृष्टि से इसको 3 भागों में बांटा जाता है, समाजवादी सिद्धांत के रूप में, और गांधीवादी सिद्धांत के रूप में, और एक उदार बौद्धिक सिद्धांत के रूप में। तो इसको पढ़ने के दृष्टिकोण से आप बांट सकते हैं 3 भागों में। तो समाजवादी दृष्टिकोण क्या होता है, जो समाजवादी सिद्धांतों को लागू करता है, या ऐसे सिद्धांत जिसमें कि समाज के बारे में ज़्यादा सोचा जाता है, सामाजिक समानता लाने की बात की जाती है, आर्थिक समानता लाने की बात की जाती है। तो ऐसे प्रावधान को समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आप रख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने बताया आर्टिकल 36 to 51, 36 से 51 के बीच में आपको ये निदेशक तत्व देखने को मिलते हैं। तो ये जो निदेशक तत्व है उसमें आर्टिकल 38, 39 का ये सब क्या है, समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, जिसमें सामाजिक समानता की बात की जाती है। जैसे आर्टिकल 38 है, ये बोलता है कि लोक कल्याण को बढ़ाने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना है, जिसके लिए अवसर की समानता, असमानता को समाप्त करना है। ये सब चीज़ें लागू करने की बात करता है आर्टिकल 38 में। आर्टिकल 39 में क्या करता है, वो जीविका के पर्याप्त साधन देने की प्रयास करता है। धन और उत्पादन का अगर संकेंद्रण हुआ है, मतलब एक जगह इकट्ठा हुआ है धन, तो उसको बांटने की बात करता है। समान कार्य समान वेतन, इसको याद रखना है आपको, आर्टिकल 39 के अंतर्गत आता है। और बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बालकों के स्वास्थ्य के विकास का अवसर देना, उनको संरक्षण प्रदान करना, वो सारी चीज़ें हैं। इसके बाद है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 39 का, जिसमें निःशुल्क विधिक सहायता की बात की जाती है। मतलब ऐसा कोई गरीब व्यक्ति है जो अपना वकील नहीं कर पा रहा है, तो उसको विधिक सहायता के तौर पर वकील प्रोवाइड करना। इसके अलावा है आर्टिकल 41 काम पाने का अधिकार, आर्टिकल 42 काम की न्याय संगत दशा, मतलब आप जो काम कर रहे हैं उसको, जैसे 8 घंटे का काम करना, आपसे कोई 12 घंटा काम करवा रहा है, तो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं होनी चाहिए। इसके अलावा प्रसूति अवकाश, जो मैटरनिटी लीव मिलता है 6 महीने का या 9 महीने का, जितना भी, उसके बारे में इसमें दिया गया है। दूरी ये सब देख लीजिए, इसको मतलब उतना ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है, ठीक। पोषण आहार स्तर 47 में आता है। तो ये सारा चीज़ है, इसमें आपको बस इसको याद रखना है, समान कार्य समान वेतन, और जो निःशुल्क विधिक सहायता दिया जाता है, उन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो आर्टिकल 39 और 39A उसको आपको ध्यान देना है। तो ये सारे जितने भी मैंने आपको डीपीएसपीस बताए, ये क्या कर रहे हैं, समाज में समानता लाने की प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इसको सामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत क्या होगा, जो गांधी की विचारधारा से जुड़ा हुआ होगा, जो कुटीर उद्योग की बात करेंगे या ग्राम पंचायतों की बात करेंगे, तो ऐसे सिद्धांतों को आप गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे कि ग्राम पंचायत, इसको आपको याद रखना है, ग्राम पंचायत से संबंधित डीपीएसपी आर्टिकल 40 में था कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा और आवश्यक शक्तियाँ उनको प्रदान की जाएगी। देखिए हुआ क्या कि जब संविधान बन रहा था तब हमारे पास उतने संसाधन नहीं थे कि हम अपना बजट बढ़ा सके और पंचायतों की स्थापना कर सके। जब संविधान बना था तब पंचायत नहीं थे। उसके बाद फिर बाद में धीरे धीरे सरकार आई, अलग अलग, हमको लगा कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन हो गए हैं, तब जा कर के आर्टिकल 40 क्या हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ और पंचायती राज एक्ट आया 1993 में। तो ऐसे करके पंचायत क्या हुआ, इस्टेब्लिश हुआ। इसके बाद है कुटीर उद्योग से संबंधित, तो ये भी गांधीवादी विचारधारा है ना। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग मतलब ऐसे छोटे छोटे उद्योग जिनमें व्यक्ति क्या करते हैं, काम करते हैं, जैसे
चरखा चलाना या जो नॉर्मल बिजनेस होता है थोड़ा बहुत, उससे संबंधित। इसके अलावा सहकारी समिति की बात ये करते हैं, आर्टिकल 43B, इसको भी आपको ध्यान रखना है, सहकारी समितियाँ इसके अंतर्गत आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया। इसके बाद है आपका जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उनके समाज के कमज़ोर वर्ग को आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उनको शोषण से सुरक्षा देना, और जैसे शराबबंदी, नशीली दवाओं को बंद करना, ये सब भी गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत आता है। गाय, बछड़ा, दुधारू पशु, उनको बलि से रोक करना, आर्टिकल 48, ये भी गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत आता है। इसके बाद है उदार बौद्धिक सिद्धांत। तो ये ऐसे सिद्धांत होंगे जो एक प्रकार से बोल सकते हैं वैज्ञानिक सोच के ऊपर निर्भर होंगे या तर्क के आधार पर डिसाइड किए गए होंगे कि ये तो होना चाहिए, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, तो उनके लिए इसको रखा गया है। जैसे कि समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड बोला जाता है। जैसे अभी क्या होता है, अलग अलग धर्म के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के नियम कानून चलते हैं, जैसे मुस्लिम के लिए अलग, सिख के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग, है ना, ईसाई के लिए अलग। तो उनके नियम कानून को एक करना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता जिसको बोला जाता है। तो आर्टिकल 44, इसको आपको याद रखना है, आर्टिकल 44 को। इसके अलावा जो 14 वर्ष से कम के आयु के हैं, आर्टिकल 45 के अंतर्गत उनको शिक्षा प्रदान करना, इसमें अमेंडमेंट हुआ है, इसको आगे देखेंगे। मैंने बताया था आर्टिकल 21 का के बारे में, तो आर्टिकल 21 का जब जोड़ा था तब ये सारे अमेंडमेंट हुए थे, इसी में चेंज हुआ था आर्टिकल 45 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि स्टार्टिंग में तो 6 से 14 वर्ष था कि 14 वर्ष के आयु तक निःशुल्क जो शिक्षा है वो एक प्रकार से राज्य प्रोवाइड कराएगा, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, शिक्षा का अधिकार बनता है, और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 का के तहत वो क्या हो जाता है, मौलिक अधिकार बन जाता है। और मौलिक अधिकार बन जाता है तो फिर ये जो DPSP है उसमें कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। तो उसमें रखा गया कि 0 से 6 वर्ष के बालकों का देखभाल इसमें किया जाएगा राज्य के द्वारा। इसके बाद है कृषि से संबंधित वैज्ञानिक प्रणाली अपनाना है, आर्टिकल 48। पर्यावरण से संबंधित आर्टिकल 48, है ना। तो इसको आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को याद रख सकते हैं, आर्टिकल 45 को याद रख सकते हैं, और पर्यावरण से संबंधित आर्टिकल आपको 48 में दिख रहा है तो उसको आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा है आपका ये सीधा जो राष्ट्रीय महत्व के जो ऐतिहासिक स्मारक हैं या स्थान हैं उनको सुरक्षित करना। जैसे कोई पुराना मंदिर है, ऐतिहासिक महत्व का है, तो उनको संरक्षण प्रदान करना राज्य के द्वारा। इसके अलावा है आपका जो न्यायपालिका, कार्यपालिका, दोनों को पृथक करना, और लोक सेवाएं जो हैं उनको भी एक प्रकार से पृथक करना। तो पूछा जा सकता है कि पृथक करने के बारे में किसमें बोला गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग किया जाएगा, तो अनुच्छेद 50। और ये भी पूछा जा चुका है अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, अभिवृद्धि, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा हुआ कौन सा DPSP है, तो आर्टिकल 51, इसको आपको ध्यान रखना है। अब ये जो नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए, ये सब तो मूल रूप से थे जितना बताया मैंने, इनमें कुछ नए जोड़े गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 39 में बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर को सुरक्षित करना, आर्टिकल 39A में जोड़ा गया। ए का मतलब है वही जो बाद में जोड़ा गया है, जैसे आर्टिकल जब संविधान बना था तो लगातार था आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 5, 6, बाद में जोड़ा गया है, इसलिए ABCD वो बाद में जुड़ा हुआ होता है। तो समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, तो फ्री लीगल एड इसमें आ गया आर्टिकल 39 में। ये सबको देखना है आपको। इसमें ज़्यादातर जैसे उद्योग प्रबंधन, ये सब चीज़ें दिए हुए हैं, इसमें आपको ज़्यादातर क्या क्या याद रखना है, तो मैं एक बार इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। सबसे पहला तो आपको इसमें इसको याद रखना है, जो आपका समान कार्य समान वेतन है, आर्टिकल 39 के तहत आता है, और निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39 का के तहत आता है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद है आपका गांधीवादी दर्शन में आर्टिकल 40, जिसमें ग्राम पंचायत की बात की गई है,
कुटीर उद्योग आर्टिकल 43 और सहकारी समिति आर्टिकल 43B, इन सबको याद रखना है। इसके बाद है आपका ये स्लॉटर से बचाना है 48 के अंतर्गत, तो पर्यावरण से संबंधित अधिकार भी इसी में आ जाते हैं 48 में, उसको भी ध्यान रखना है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44, इसको आपको याद रखना है। और आर्टिकल 45 इसमें अमेंडमेंट हुआ था, इसलिए इसको याद रखना है, क्योंकि पहले इसमें 14 वर्ष की आयु तक थे, अब इसमें 0 से 6 वर्ष की आयु तक है। और पर्यावरण से संबंधित उसको बता दिया हूँ। आर्टिकल 50 को याद रखना है आपको। 50 में क्या है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाएगा। और आर्टिकल 51 को याद रखना है, उसमें क्या बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाना है। ठीक, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद ये जो दिया गया है वो अमेंडमेंट है ना। और अमेंडमेंट के बाद इसी में इस वाले अमेंडमेंट को आपको याद रखना है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, जिसमें RTE आया था, राइट टू एजुकेशन, जो बोल सकते हैं आर्टिकल 21 का के तहत शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। इसको लागू करने के लिए बाद में 2009 में RTE एक्ट आया था, ये भी बताया था। तो इसमें क्या हुआ था, शिक्षा का जो अधिकार था वो पहले DPSP में था, उसको फिर फंडामेंटल राइट्स में डाला गया 21 का में, और जिसमें बोला गया कि 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा देना राज्य का काम है। वो गारंटी हो गया ना, अगर राज्य आपको शिक्षा नहीं दे रहा है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। इसके बाद जो बच गया आर्टिकल 45, उसमें क्या किया गया कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों का देखभाल राज्य करेगा, तो उसमें ये शामिल किया गया आर्टिकल 45 में। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है आपका 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कि सहकारी समिति जोड़ा गया 43B। ठीक, इसको आपको याद रखना है। तो ये सारा चीज़ है, इसको देख लीजिए एक बार। इसके बाद है नीति निर्देशक तत्वों को रखा क्यों गया है संविधान में, तो BN राव ने बोला था इसको रखने के लिए। ठीक, BN राव संवैधानिक सलाहकार थे हमारा जो संविधान बन रहा था, तो उन्होंने मौलिक अधिकारों को 2 भागों में बांटने का प्रयास किया था। एक तो ऐसे अधिकार जिसके कारण व्यक्ति एक प्रकार से अपना विकास करता है, और अगर वो पूरा नहीं होगा तब उसको फिर वो न्यायालय जा सकता है, तो ऐसे अधिकार को वो न्यायोचित अधिकार बोलता है। जो ज़रूरी अधिकार है, जिसको अगर राज्य पूरा नहीं करता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन दूसरा प्रकार का जो अधिकार है उसको गैर न्यायोचित अधिकार में रखा गया, जिसको राज्य चाहे तो कर सकता है, नहीं चाहे तो मत करे, है ना। तो BN राव ने 2 भागों में बांटने की बात बोली थी। BN राव ने क्या बोला था कि न्यायोचित रख लेते हैं और गैर न्यायोचित रख लेते हैं। तो न्यायोचित जो है वो आप बोल सकते हैं कि वो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, और गैर न्यायोचित जो रखा गया है वो आप बोल सकते हैं कि DPSP है, या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है ना। तो आप देखेंगे संविधान के भाग 3 में क्या मिलता है आपको, जो बोल सकते हैं एक प्रकार से मूल अधिकार मिलता है, और जो संविधान का भाग 4 है उसमें आपको संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन आपको मिलता है ना। इसके अलावा अलग अलग थिंकर्स के बारे में बताया गया है, BR अम्बेडकर ने क्या बोला है, या और बाकी सारे चिंतकों ने क्या क्या बोला है। अब इसके पीछे का कारण क्या था, इसको रखने के पीछे कारण ये था कि राज्य के पास या देश के पास पर्याप्त वित्तीय साधन नहीं थे। मतलब भारत जब आज़ाद हुआ तो जैसे कि सबको रोज़गार देना है, तो सबको रोज़गार नहीं दे सकते, भारत के पास उतना पैसा नहीं था आज़ादी के बाद। तो इसलिए उसको DPSP में रखा गया कि आने वाले समय में जब भारत के पास पैसा हो जाएगा तब वो क्या करेगा, राज्य जो है धीरे धीरे इस पर काम करेगा। जैसे पंचायती राज एक्ट बना दिए, है ना, या समान कार्य समान वेतन के लिए अलग अलग एक्ट बना दिए। तो ऐसे करके अब राज्य क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इनको लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए भारत के जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने सोचा कि अगर भविष्य में राज्य के पास पैसा आ जाएगा या देश के पास पैसा आ जाएगा तो इन नियमों को वो धीरे धीरे करके लागू करेंगे। तो इसीलिए इसको निदेशक तत्वों के अंतर्गत रखा गया है, और इसको गैर न्यायोचित बनाया गया है कि राज्य के पास अभी पैसा नहीं है। मान लो कोई कोर्ट चला गया कि मेरे को रोज़गार चाहिए, है ना,
तो पैसा नहीं है इसलिए नहीं दे रहे हैं। अगर फ्यूचर में पैसा हो जाएगा तब वो फंडामेंटल राइट्स बन जाएगा आपका, या संविधान के अंतर्गत आपको गारंटी मिल जाएगी, तब आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन इसको लागू नहीं करेंगे तो फिर आप कोर्ट नहीं जा सकते, है ना। तो ये चीज़ है। इसके बाद है नीति निर्देशक तत्व की आलोचना। तो कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। पहली आलोचना तो ये करते हैं कि आप अगर राज्य इसको लागू नहीं कर रहा है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इसके बाद इसको तर्कहीन व्यवस्था बोला जाता है। तर्कहीन व्यवस्था मतलब ऐसी कुछ इसमें व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी जो उचित तरीके से नहीं रखा गया है, उसको बांटा नहीं गया है ना, जिसमें आर्थिक और सामाजिक मुद्दे बहुत कम मिलते हैं, ऐसा इसमें रखा गया है। इसके अलावा इसको रूढ़िवादी बोला गया है। रूढ़िवादी मतलब जो पुराने विचारों पर स्थिर रहते हैं उनको रूढ़िवादी बोला जाता है। तो इसमें कुछ रूढ़िवादी तत्व भी आपको देखने को मिलेगा, जो पुराने विचार हैं या समाजवादी विचार इसमें ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। चौथा इसका आलोचना ये है कि संवैधानिक टकराव, मतलब अगर डीपीएसपी को लागू कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो जाता है, मतलब मूल अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, संवैधानिक टकराव हो जाता है कि फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा ज़रूरी हैं या आपके डीपीएसपी ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो संवैधानिक टकराव इसमें आ जाता है। अब इसकी उपयोगिता क्या है, इतने सारे आलोचना हो गए। उपयोगिता में डॉक्टर BR अम्बेडकर बोलते हैं इसके कुछ उपयोगी भी है। ये कैसी उपयोगी हैं, तो एक प्रकार से ये डायरेक्शन देता है राज्य को, अनुदेश देता है, मतलब दिशा दिखाता है कि राज्य को किस डायरेक्शन में काम करना है। साथ ही ये न्यायालय को भी मार्गदर्शन देता है समय समय पे। कुछ मामलों में न्यायिक समीक्षा में भी ये क्या करता है, न्यायालय को एक प्रकार से दिशा दिखाता है कि इस कंडीशन में राज्य को जाना था और राज्य जो है अभी प्रेजेंटली ऐसे जा रहा है। इसके अलावा ये विधायिका कार्यपालिका को भी क्या करता है, दिशा निर्देश देता है। और जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसको भी विस्तृत करता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इतने प्रकार के न्याय देंगे, इतने प्रकार के अवसर की समता देंगे। तो समता, न्याय, इनको लागू करने का काम जो है राज्य डीपीएसपी के माध्यम से कर रहा है। मतलब प्रस्तावना जो लिखा हुआ है उसको लागू करने का काम कर रहा है। आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, इन सब चीज़ों को काम कर रहा है, बंधुत्व बढ़ाने का काम कर रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा ये जो हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में देश में अच्छा काम करने के लिए इसको रखा गया है। साथ ही इसको मूल अधिकारों का पूरक बोला जाता है। मतलब कुछ मूल अधिकार ऐसे रखे गए हैं जो जिसके खिलाफ आप न्यायालय जा सकते हैं, और इनको भी मूल अधिकार के रूप में रखा गया है। बस ये क्या है, आप इसके खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते हैं। और ये विपक्ष का एक टूल के रूप में भी यूज़ होता है। मतलब आप सरकार के ऊपर अगर नियंत्रण रख रहे हैं तो फिर इसके माध्यम से रख सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि सरकार ने क्या क्या काम किया है डीपीएसपी को लागू करने के लिए। हर 5 साल में आप इसकी समीक्षा करेंगे, मतलब हर वर्ष हर बैठक में आप समीक्षा करेंगे कि डीपीएसपी के लिए कुछ काम किया है कि नहीं किया है। अगर आपको नहीं लगता है तो फिर विपक्ष क्या करेगी, उसकी आलोचना करेगी। और साथ ही राजनीतिक दल इसको अपने घोषणा पत्र में भी रखते हैं कि हम आने वाले समय में इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करेंगे। और मान लो वो लागू नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, चुनाव होता है, और चुनाव में फिर उन सत्तारूढ़ दल को डीपीएसपी लागू ना करने के कारण चुनाव में हार का सामना करना पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के टकराव के ऊपर रहेगा। अर्थात कि मूल अधिकार ज़्यादा ज़रूरी है या नीति निर्देशक तत्व ज़्यादा ज़रूरी है, या दोनों में अगर विवाद होता है तो कौन जीतेगा, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और इनके दोनों में अंतर भी देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और निर्देशक तत्व क्या होते हैं। तो इसको देख लीजिएगा। और ये लिस्ट दिया हुआ है आपका, जो कि आपको याद रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको आर्टिकल 39 है जिसमें निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। आर्टिकल 40 जिसमें ग्राम पंचायत के बारे में बात किया गया है। आर्टिकल 43B जिसमें सहकारी समिति की बात की गई है। आर्टिकल 44 जिसमें समान नागरिक संहिता की बात किया गया है।
आर्टिकल 46 ST SC OBCs के लिए एक प्रकार से बोल सकते हैं कि कमज़ोर वर्ग के लिए आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। और आर्टिकल 48A जिसमें पर्यावरण संरक्षण है, और आर्टिकल 50 जिसमें पृथक्करण की बात की गई है, और आर्टिकल 51 जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का प्रोत्साहन किया गया है। ये सब पहले पूछा जा चुका है, इसलिए आप इनको याद रखिएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके नेक्स्ट पार्ट में देखिए कि जो फंडामेंटल राइट्स है और DPSPs हैं उनका अगर एक प्रकार से बोल सकते हैं विवाद होता है तो कौन है वो जीतेगा। ठीक, तो बने रहिए लेक्चर पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।